नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा KBS PRT से रिलेटेड EVS वाला सेशन का जो हमारा वीडियो बन रहा था, उसमें आज हमारा पार्ट 2 होगा और वो भी वाटर से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, वाटर जिसको हमने जल टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड आज हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। KBS PRT EVS से रिलेटेड नाम से हमने प्लेइंग लिस्ट बना दिया है। आपको पता होगा कि यहाँ से 20 नंबर प्रश्न जो है EVS PRT में पूछे जानेंगे, तो उस 20 नंबर की तैयारी जो है पहले मैं इन सभी टॉपिकों को थ्योरेटिकल पोर्शन के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बेस दिए गए होंगे उसी के आधार पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस ही टॉपिक दिए गए हैं, तो उसी के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये हमारा पार्ट 2 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने पहले पार्ट में भी करा दिया है। और अब बचे हुए जो एक होता है ना कि 60 पॉइंट जो होते हैं एनसीईआरटी बेस, उनको मैं EVS से रिलेटेड आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आपको पता होगा कि एनसीएफ 2005 की 6 थीमें हैं जो कक्षा 3 से 5 के कक्षा में पर्यावरण टॉपिक में दिए गए हैं। 6 थीम ये आपके सामने है। इसमें से मैं आपको जो जल वाला थीम है, मतलब एक टॉपिक है, उसको मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ से एकदम साफ देख लीजिए, आपको यही है मुख्य 6 थीम है। तो ये डायरेक्टली ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यावरण के कितने थीम है, ये भी आप पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, मुख्य जो है 6 थीम है, एक परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये 6 थीम है। और उसमें से परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम है, तो ये भी पूछ सकता है, या 3 इसमें से विकल्प में दिया रहेगा और 1 इसमें से विकल्प में नहीं दिया रहेगा। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी एक एक पॉइंट मैं इस टॉपिक को आपको करा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड दिए गए हैं वो आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जल, और जल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि डायरेक्टली एक कहते हैं कि अति लघुत्तरी तरह आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन चीज़ों को मैं इस आज वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने जल के पार्ट 2 में। पार्ट 2 है हमारा जल। जल से रिलेटेड जो मेन, जैसे कि एक होता है ना कि एक मेन पॉइंट जो बात हुआ था, मैंने पार्ट 1 में बात कर चुका हूँ। आज सिर्फ हम जल से रिलेटेड जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है ना कि एक तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जो घुमाकर पूछे जाते हैं, और एक होता है कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे तो पूछ देगा, जैसे कि 71% हिस्से पर जल है तो स्थल 29% हिस्से पर, तो ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे कुछ संस्थाएं हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मैंने पहले पार्ट में आपको करा दिया हूँ। चलिए, आज हम पार्ट 2 है जल का, और पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% और 29% पर स्थल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्थल जो हमारा 29% है और 71% पर जल है। पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। आगे चलते हैं, और अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एजेंडा 21 एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में UN कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और पहली बार 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। निर्णय जो है एजेंडा 21 जो था 1992 का, जो पर्यावरण रिलेटेड का एजेंडा चलता है, तो जैसे जैसे बैठकें होती है तो उसको एजेंडा नाम दिया जाता है। तो वो चीज़ें जो 1992 में हुआ था, और उसमें
एजेंडा मतलब एक रूल्स हो जाता है जो कि उस पॉइंट पर आपको रूल्स, जैसे होता ना कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो इस तरह से एजेंडा एक कैसे जो कि थीमें रखी गई थी कि ये हमें जो है आने वाले समय में इन चीज़ों में हमें सफलता हासिल करनी है ताकि अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। तो उन चीज़ों में एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा 21 जो कि 1992 में रखा गया था। उसको निर्णय तो 1992 में ही हो गया था, लेकिन पहली बार 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी वाले बुक में दिए हुए हैं, और कक्षा से 3 से 5 वाली जो पर्यावरण बुक है उसमें भी वो पॉइंट दिया हुआ है। तो जब एनसीईआरटी का फॉलो करेगा केबीएस तो ये प्रश्न तो बन सकता है। 1 किलो गेहूं उत्पादन में 1500 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी के पर्यावरण के 3 से 5 वाले कक्षाओं में दिया गया है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट होगा वो होगा भारत में 23% जो है वो क्या है? तो वो भूमि पर वन है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 23%, 23.81% पर पृथ्वी पर वन है, जो कि भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान जो है भारत का है, अगर पृथ्वी पर वन का क्षेत्र देखा जाए तो। अब किसी भी देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक निर्धारित किया गया है कि 33% हिस्से पर उसके मान लीजिए कि अगर 100% भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 33% हिस्से पर वन होना चाहिए, किसी भी देश के पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है। उसी के अकॉर्डिंग भारत का जो है 23% यानी 23% लगभग आप कह सकते हैं कि भारत के जो क्षेत्रफल है वहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्व में अगर भारत की तुलना करें तो 10वां स्थान, और एशिया में बात करें तो 4था स्थान जो है वनों का क्षेत्रफल के हिसाब से है भारत। उसके बाद अगर 5 पहले देश की बात करें अगर विश्व स्तर पर, तो पहले पर रूस आता है, ब्राज़ील दूसरे पर, कनाडा तीसरे पर, यूएसए चौथे पर, और चीन जो है 5वें नंबर पर आता है। ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रियां हैं जो सबसे ज़्यादा उनके क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। उसमें भारत का 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे चलते हैं और जल के प्रकार। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर जल और एक होता है मृदु जल। मृदु जल जो कि पीने योग्य जल होता है उसी को मृदु जल कहते हैं। कठोर जल की बात करें तो जो पीने योग्य जल नहीं होता है, लवणीय जल होता है, उसको कठोर जल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर पूरे 100% जल है, उसमें 2 पार्ट 97.5% जो है कठोर जल है, जिसको लवणीय जल भी कहते हैं, उसी को कठोर जल कहते हैं, जो कि सभी समुद्र में पड़ा हुआ है। उसके बाद मृदु जल 2.5% हिस्से पर मृदु जल है, जिसको आप फ्रेश वाटर के नाम से भी जानते हैं, मतलब पीने योग्य जल है। इसमें से अगर हम बात करें कि 2.5 में से मतलब ये अपने आप में 100% है, ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट को अगर मैंने अपने आप 100 पाना तो उसमें से 60% जो है ग्लेशियर में है, यानी बर्फ बना हुआ है, 60% हिस्सा। 30% हिस्सा जो है अंडरग्राउंड है, यानी पृथ्वी के नीचे है, और 10% हिस्सा जो है लेक में है, झील में है, रिवर में है। इन सब चीज़ों में 10% हिस्सा जो जल पाया जाता है। तो अगर एक अपने आप में एक अप्रोक्सली जो फिक्स रेट माना जाए कि हमें पीने योग्य जल कितना है, तो वो 1% से भी कम माना जाता है। लगभग 65% जो है 0.65% इतना प्रतिशत सिर्फ जल जो है पीने योग्य है वर्तमान स्थिति में पूरी पृथ्वी पर। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, लगभग 1% कहा जाता है ऐसे में। अगला पॉइंट है कि सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है, जिसमें 90% तो पानी होता है। उस 5 से 6% में 90% पानी वाला हिस्सा होता
है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि गर्म पानी के स्रोत मणिकर्ण कुल्लूर, इसे प्राकृतिक गीजर भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से एक ऐसा स्थान है मणिकर्ण जहाँ पर पानी जो है उबलता रहता है, हमेशा उबलता रहता है, उसी को हम प्राकृतिक गीजर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, कुल्लूर में है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो नदियां जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, यमुना सहायक नदी है गंगा की, ध्यान रखिएगा। अब भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में इसी का नाम आता है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये कुछ पॉइंट है। हालांकि नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए अगर उसको हम पढ़ाएं तो एक वीडियो अलग से उसके बनाना पड़ जाएगी। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी भी अलग से मैं वीडियो आपको बना दूंगा। बाकी चीज़ें इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नदियाँ जो कि विभिन्न शहर जो है बसे हुए हैं, ये आपको प्राकृतिक गीजर है, ऐसे हमेशा उबलता रहता है, पानी इसमें से हमेशा खौलता हुआ दिखे जाता है, उसी को प्राकृतिक गीजर नाम दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में जल वाले टॉपिक में दिए गए हैं। जैसे बादल का बनना संघनन के बाद होता है, और जब संघनन बनता है तो बादल बनते हैं और तब जाकर ये बादल जो है बरसते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको ये चित्र आप देखिए, पहले बादल क्या होते हैं कि ये नीचे से भाप बन कर जाएंगे, ऊपर जाकर ठंडा होकर संघनन रूप धारण कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर ये बादल किसी चीज़ से जाकर टकरा कर फिर अपना बारिश की बूंद जो है नीचे पड़ने लगती है। तो बारिश होने का मेन कारण क्या होता है, तो संघनन के बाद ही बारिश होती है, आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दरअसल होता क्या है कि जब सूर्य दिखाई देता है और बारिश हो रही होती है, तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्टली बूंदों पर पड़ता है। जैसे ये सूर्य है और इसका प्रकाश डायरेक्टली इस बूंदों पर पड़ता है, तो इसके विपरीत दिशा में जो है सूर्य इंद्रधनुष जो कि वर्णों का रंग जो होता है, उस पानी का वो उस प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं उसका वर्ण विक्षेपित हो जाता है, फैला हो जाता है, उसी को हम इंद्रधनुष जो है नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, VIVGYOR ये इसका क्रम होता है, ध्यान रखिएगा, VIVGYOR, विगवोर जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे चलते हैं, और मृत सागर सबसे नमकीन लवणी सागर होता है। अब इसको क्या है कि 1000 मिलीलीटर अगर आप उसमें से पानी लेते हैं तो 300 ग्राम तो उसमें से आपको सिर्फ नमक ही मिल जाता है। तो सबसे लवणी सागर कौन सा है, तो मृत सागर है, सबसे लवणी सागर या खारा सागर आप कह सकते हैं। ये एक ऐसा सागर है जिसमें कोई व्यक्ति डूबता ही नहीं है। इसकी जो है घनत्व ज़्यादा होने के कारण, इसके पानी का जो घनत्व ज़्यादा होने के कारण कोई वस्तु इसमें या व्यक्ति फेंक दें तो वो डूबता ही नहीं है, लवड़ी होने के कारण। आगे चलते हैं, पुराने समय में जो पानी पीने के मुसाफिरों के स्थान हुआ करते थे उसको प्याऊ, मशक, कुआं एवं बावड़ियों से जो इनको पानी पिलाया जाता था। बावड़िया हमने आपको बताया था ना कि पहली जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बावड़िया का चित्र जो कि राजस्थान के क्षेत्र में सीढ़ी नुमा संरचना में बनी हुआ करती थी, काफ़ी गड्ढा होता था, वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ रहता था, उसी को वर्ष भर वहाँ के लोग पीते हैं, उसी को बावड़िया कहते हैं। कुएं और मशक और प्याऊ, और एक चीज़ चश्मा ये भी पानी पीने का ही स्थान है, पहाड़ों पर मिलता है, चश्मा नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो चश्मा नाम भी अगर दे दे तो वो भी पानी पीने का ही स्थान होता है। आगे चलते हैं, अम्लीय वर्षा ध्यान रखिएगा, इस के कारण ही ताजमहल का रंग पीला होता है। SO2 + NO2 के संयोग से अम्लीय वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा, और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। आगे चलते हैं, जल प्रदूषण के कारण कारखानों के अपशिष्ट
मलमूत्र और डीडीटी जो होता है ये जल प्रदूषण के मेन कारणों में गिने जाते हैं। ये तो आप हो गया। आगे चलते हैं और अगला हमारा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जल से रिलेटेड है कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों नाम रख सकते हैं बी का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका दोनों नाम आप रख सकते हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है कि नदियों तालाबों के पानी की शुद्धता जांचने के लिए परीक्षण किया जाता है। इसी जो है संस्था द्वारा BOD द्वारा जो है उसकी जांच किया जाता है। लगभग 10 mgl में जो है अगर पानी रहता है तो ये शुद्ध माना जाता है। 10 mg जो पानी अगर ऑक्सीजन उसमें घुला रहता है तो अब ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करता है कि वो शुद्ध पानी है या अशुद्ध पानी है। आगे चलते हैं COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको भी ध्यान रखिएगा। केमिकल की मात्रा ये मापने का कार्य करता है पानी में COD के माध्यम से। और OD जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, OD का मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। ये फुल फॉर्म बस इतना ध्यान रखिएगा। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये फुल फॉर्म बस ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं और ये रहा हमारा और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तरुण भारत संघ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दंडकी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। मतलब एक दंडी माई थी जो राजस्थान में ये फेमस थी, दंडकी माई। तो इन्होंने क्या किया कि तरुण भारत संघ नामक संस्था की स्थापना की। इसमें सभी बुजुर्गों को लेकर एक स्थान पर जो पुराने अपने तालाब थे उनको साफ सुथरा कराकर जो पानी बरसात के दिनों में उसमें इकट्ठा हो और वर्ष भर लोग उस पानी को पिए, ताकि वहां पर पानी की जो समस्याएं देखने को मिल रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो उसी को नाम दिया गया था तरुण भारत संघ, दंडकी माई। ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं के प्रयासों से ये संघ की जो है शुरुआत किया गया था, तरुण भारत संघ की। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताया था ना कि मृत सागर में दरअसल होता क्या है कि वहाँ पर उसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है पानी का। जैसे यहाँ पर देखिए कि नींबू सादे पानी में डूबा है और नमकीन पानी में तैर रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर नमकीन जो सॉल्ट वाटर है इसमें नींबू तैर रहा है और फ्रेश वाटर में जो है ये डूब चुका है। अब देखिए, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वह तैरती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल का घनत्व जो है ज़्यादा हो गया है इस नींबू के तुलना में, तो नींबू उसमें तैर रही है। वही चीज़ जब मनुष्य, अगर मान लीजिए कि हमने बात किया कि इस जल का घनत्व ज़्यादा है, तो अगर इसमें मनुष्य को भी डाल दिया जाए तो मनुष्य भी तैरने लगेगा, मतलब उस पर आराम से लेट सकता है उस पानी पर। ऐसी स्थिति हो जाती है इस जो है नमकीन सॉल्ट वाटर में। और सादा वाटर में तो डूब सकता है क्योंकि जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम हो जाता है। यदि वस्तु के आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वह तैरेगी, ये भी बात सत्य। मतलब जितना वो पानी को विस्थापित करेगी, फैलाएगी, वो भी कारण होता है तैरने का। और एक कारण हो जाता है कि वस्तु का मतलब जल का घनत्व अगर वस्तु से ज़्यादा है तो वो वस्तु को तैरा देगा, इतनी उसकी क्षमता हो जाती है। तो ये घनत्व से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे जल टॉपिक। अब हमारा जो जल वाला टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया है। एक तरह से कहिए कि अगर आप कक्षा 3 की और कक्षा 5 की जो पर्यावरण के NCERT बेस्ड सिलेबस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। जैसे हमारा ये 5-6 टॉपिक हैं समाप्त हो जाएंगे, फिर हम एक सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। बाकी इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है 20 नंबर की तैयारी के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।